अंधेरा कायम रहे। चलिए, तो जैसा कि हमने कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, करेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। और जो करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी था उसमें हमने डिस्कस क्या करने की कोशिश करी थी कि आखिरकार वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसको मिलाकर हम लोग करेंट अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते हैं। उसमें तीन चीजें थी भाई, या फिर बोलो जनरली दो चीजें, गुड्स और सर्विस। उसमें सबसे पहला गुड्स में क्या था भाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दोनों को मिलाकर हम लोग मर्चेंडाइज बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, जिसको गुड्स के नाम से भी जाना जाता था। और एक था इनविजिबल जो अदृश्य, एक तो दृश्य, दृश्य माल, एक तरीके से अदृश्य माल। उसमें अब देखने को मिलेगा सबसे पहले इनकम था, किसके द्वारा भाई, जो भी फैक्टर सर्विस दिया गया। उसके अलावा शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद गिफ्ट और ग्रांट, ये सब सारे को जोड़ देंगे तो वो हमारा इनविजिबल अदृश्य निकल जाएगा। और अदृश्य और दृश्य को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, करंट अकाउंट। हमने बताया था कि करंट अकाउंट वाला कोई भी पैसा एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करता है। करता है क्या, नहीं करता है, मतलब एसेट और लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं करता है भाई। अब समझना है यहाँ पर आगे हमें क्या समझना है भाई। तो करंट अकाउंट हमने देखा था कि जहां पर वैसे रिसीट को रिकॉर्ड किया जाता है, हमने ये बोला था क्या किया जाता है भाई, रिकॉर्ड किया जाता है। किस चीज को, रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, और उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नो इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री और अ नेशन। ये समझ में आया था। यहाँ पर पर्सपेक्टिव आपका हमेशा ये होना चाहिए कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में, ठीक है, एक कंट्री और दूसरे, जैसे हम गवर्नमेंट बजट पढ़ते थे वहां एसेट और लायबिलिटी आया था, लेकिन वहां पर कंट्री के अंदर वाली चीजें थी, ठीक है। यहाँ पर क्या, कंट्री से हम बाहर डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कि सर्विस को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, जिसमें हमने गुड्स को तो दो ही तरीके से, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, लेकिन सर्विस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं करेंट अकाउंट में। पहला क्या हो गया, फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस क्या होता है भाई, कोई बताएगा। फैक्टर सर्विस, फैक्टर इनकम होता है उसी तरीके से जो जनरेट होता है फैक्टर सर्विस से, वो इनकम जो होगा वो इसके अंदर आएगा। मतलब फैक्टर सर्विस कारक सेवा। फैक्टर सर्विस आर दोज विच लीड टू अ फैक्टर पेमेंट और अ फैक्टर इनकम। जैसे कि मान लो लेबर है, लेबर क्या है भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, कारक है, उत्पादन के कारक है ये, जिसकी वजह से उत्पादन हो रहा है। अब प्रोडक्शन हो रहा है तो इनकी वजह से ये सर्विस दिया ना इन्होंने फैक्टर सर्विस दिया, कारक सेवा दिया कंपनी को या फिर फैक्ट्री को, और उसके वजह से उसने क्या जनरेट किया, फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम का मतलब फैक्टर या कारक जो आय है वो जनरेट किया। तो याद रखना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो श्रम है वो एक तरीके से फैक्टर इनकम जनरेट करता है, जिसको हम लोग मजदूरी बोलते हैं, है कि नहीं। दूसरा अगर बोला गया कि इसी के अंदर का फैक्टर सर्विस, तो एक इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, एक आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो आएगा ही आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि लेबर के रूप में, देखो लेबर या फिर हम लोग एम्प्लॉइज किसको बोलते हैं या लेबर किसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स से भाषा में, कोई बताएगा। लेबर आखिरकार किसको बोलते हैं, छोड़ो उसके पहले बता दो लैंड किसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स से भाषा में, जमीन किसको बोलते हैं भाई। एक ऐसा जमीन है जो बंजर पड़ा हुआ है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, तो वो जमीन इकोनॉमी के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मतलब वैसे सारे जमीन जो हमें एक तरीके से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करके या इकोनॉमी जो पैसा कमा के दे रहा है, जैसे ये है एक बिल्डिंग, एक लैंड है, इसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है और ये रेंट और इससे भारत सरकार को टैक्स वगैरह जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। तो वो लैंड इकोनॉमिक से भाषा में एक यूजफुल एसेट के रूप में काम करेगा। सेम उसी तरीके से लेबर, लेबर क्या होता है, जो मेंटली और जो फिजिकली कोई काम कर रहा हो और जो पैसे को जनरेट कर रहा हो उसको हम लोग लेबर बोलेंगे, मेंटली और फिजिकल। प्रधानमंत्री भी क्या है भाई, लेबर है। और एक जो ऑफिसर जो बैंक में काम कर रहा है वो भी लेबर है, क्योंकि मेंटली रूप से कर रहा है। और एक है जो घर वगैरह बना रहा है, ईट भट्टी पर काम कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से क्या कहलाएगा, लेबर ही कहलाएगा। तो ये बात याद रखना था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और इन्वेस्टमेंट इनकम जो होगा वो हमारा एक तरीके से फैक्टर सर्विस के तरीके से देखा जाएगा। अब देखो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट फैक्टर इनकम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर अकाउंट में देखा जाए, ठीक है, भुगतान संतुलन के अकाउंट में, तो फैक्टर इनकम किन तीन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है भाई,
या फिर दो चीजों को बनाकर मिलाया जाता है। अभी हमने बताया ना, इन्वेस्टमेंट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब कर्मचारियों को जो मुआवजा दिया जा रहा है और जो निवेश आय है, निवेश मतलब जितना भी हमने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है उससे जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो दोनों आय को अगर जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, फैक्टर इनकम निकलेगा, जैसा मैंने बताया। और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट आप है तो रेंट आपको ऐसे थोड़ा प्राप्त होगा, आप इन्वेस्ट किए होगे तब ना प्राप्त हुआ होगा। सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, आपने एफडी कराया होगा, तभी तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ पर तीनों चीज बोला जाए, यहाँ पर वेजेस भी आ गया, वेजेस भी आ गया, रेंट भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया, और क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। आई बात समझ में? तो वेजेस को हम लोगों ने क्या बोला, एक तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारियों का मुआवजा। तो कर्मचारियों का मुआवजा और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सबको मिलाएं तो हमारा क्या निकल गया, फैक्टर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार कारक उत्पादन, ये उत्पादन के चार कारक, और चारों कारक से जो आय प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो एक तरीके से इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि फैक्टर इनकम कभी भी आ गया कि फैक्टर इनकम किसी को मिला के बनता है, तो दो चीज, एक तो भाई इन्वेस्टमेंट इनकम और एक तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब निवेश आय और कर्मचारियों का मुआवजा, और जो निवेश आय होता है वो किराया, ब्याज और लाभ, ये तीनों को मिला के। अगर पूरा बोला जाए, इसको छोड़ दो, इसको नहीं आ रहा है अगर, तो आप अगर बोलोगे कि कारक आय क्या होगा भाई, तो कारक आय वैसा आय होगा जो कारक सेवा से प्राप्त हुआ है, या फिर आप बोलो जो उत्पादन के कारकों से जो प्राप्त आय है उसको हम लोग क्या, कौन सा आय बोलेंगे, कारक आय बोलेंगे। कारक कितने, चार, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो लेबर है वो क्या कमा रहा है भाई, लेबर जो श्रम है वो मजदूरी कमा रहा है, ठीक है। या फिर अगर रेंट है, रेंट कहाँ, जमीन से, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ, कैपिटल से, पूंजी से, और प्रॉफिट कहाँ, एंटरप्रेन्योर से, उद्यमिता से। उद्यमिता करते तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है भाई ये वाला। आगे आ जाते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट। बहुत सारे बैलेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग चार पैरामीटर में निकालते हैं। पहला पैरामीटर हम लोग ये निकालते हैं, क्या भाई, मर्चेंडाइज बैलेंस बोल लो या फिर ट्रेड बैलेंस बोल लो। पहला क्या बोलेंगे, व्यापार संतुलन या फिर माल संतुलन। कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्चेंडाइज का मतलब मैंने शुरुआत में ही बता रखा है कि वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, वस्तु से रिलेटेड है। तो जो वस्तु का एक्सपोर्ट होगा और जो वस्तु का इंपोर्ट होगा, उन दोनों को माइनस करके हमें पता चल जाएगा भाई कि हमारा कितना हम घाटे में कि बैलेंस में कि क्या है, हाँ कि ना। जैसे मान लो कि मर्चेंडाइज बैलेंस और ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए व्यापार हमेशा याद रखना सर्विस का व्यापार नहीं होता है। व्यापार आपने सुना कि भाई मैं ना एजुकेशन का व्यापार कर रहा हूं। ट्रेड जो होगा ना, ट्रेड हमेशा गुड्स का ही होता है, ट्रेड होता है ना, उसको हम लोग गुड्स में बोलेंगे। तो इसका सिंपल सी बात है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ट्रेड बैलेंस। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे कोई कि व्यापार संतुलन या माल संतुलन है वो कैसे निकालते हैं भाई, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्या होगा, निर्यात माइनस आयात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक और निकालते हैं हम लोग, क्या, ट्रेड डेफिसिट। दो चीज होगा, या तो संतुलन में होगा, या तो घाटे में होगा, या तो सरप्लस में होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जब कर रहे हो तो मान लो कि एक्सपोर्ट जब बड़ा हो गया इंपोर्ट से, तब घाटा हुआ या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं ज्यादा, इसका मतलब वो सरप्लस में गया कि नहीं। सरप्लस का मतलब अधिशेष। व्यापार अधिशेष कब होगा भाई, या मर्चेंडाइज जो बैलेंस है वो सरप्लस कब होगा, अधिशेष कब होगा, ज्यादा कब होगा, जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारे यहाँ डॉलर आ रहा है। तो जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे देश में क्या होगा, आपको ट्रेड सरप्लस देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब व्यापार घाटा। व्यापार में घाटा कब होगा, जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर बाहर देना पड़ेगा, मतलब हम ज्यादा दे रहे हैं, बाहर से आ कम रहा है। तो ये दो चीज इसमें। और बैलेंस कब होगा भाई, जब हम लोग एक तरीके से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब निकालेंगे वो दोनों, या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जीरो हो जाए। हमने ऐसे बोल दिया कि अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका जीरो हो गया, मतलब आपने 50,000 रुपया का एक्सपोर्ट करा और 50,000 रुपया का इंपोर्ट करा, मतलब बैलेंस में है कि नहीं, मतलब ये जीरो। अगर कोई पूछ ले दूसरे तरीके से, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट
ये आयात और निर्यात अगर शून्य है तो क्या हमारा मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तु का आयात और निर्यात, तो क्या हमारा मर्चेंडाइज जो बैलेंस है या फिर जो व्यापार संतुलन है या माल संतुलन है वो हमारा क्या संतुलन की स्थिति में है? तो बिल्कुल है। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग एक पहला पैरामीटर समझे, दूसरा पैरामीटर समझिए जो गुड्स एंड सर्विस बैलेंस को हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले आ गया एक्सपोर्ट, इसमें दोनों आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। ये बोले सरकार जो है वो चार चीजें निकालती है, चार बैलेंस। पहला ट्रेड बैलेंस निकालें, दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। मतलब क्या हो गया? माल और सेवा का संतुलन। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जितना भी करा हमने, जितना भी हमने माल का क्या किया है? निर्यात किया है। और गैर कारक सेवा का निर्यात जितना भी करा है, एक्सपोर्ट करा है नॉन फैक्टर सर्विस। नॉन फैक्टर सर्विस, विच फैक्टर सर्विस? नॉन फैक्टर में वो चार नहीं आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा। मतलब जो जमीन है, जो पूंजी है, जो उद्यमिता है और जो मजदूरी है, वो सब नहीं आएगा। तो ठीक है, या फिर मजदूर है वो नहीं आएगा। कौन आएगा? जैसे बैंकिंग, शिपिंग, ये सब सारे बैंकिंग सर्विसेज दिए, शिपिंग, वो सब सारे जो यहाँ से हमने जहाज भेजा उसका जो इंश्योरेंस आ गया, वो सब सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे भाई? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस। तो ये हमारा क्या निकलेगा? अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक तरफ आ गया पूरा एक्सपोर्ट दोनों का, एक तरफ आ गया इंपोर्ट दोनों का। दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है? गुड्स एंड सर्विस का बैलेंस निकल रहा है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर देखा जाए दूसरे तरीके से, अगर देखा जाए ट्रेड बैलेंस को अगर हम प्लस कर दें बैलेंस ऑन, इसी का जस्ट ट्रेड बैलेंस क्या होता था? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हम एक साथ ले आएंगे तो हमारा ट्रेड बैलेंस निकलेगा। अभी बताया था मैंने, नहीं समझी? हाँ तो पूछो, अभी हमने क्या समझा था? अब सोचो, इसको अगर यहां भूल जाओ, अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक साथ आ गया, कोई दिक्कत? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या बोले थे हम लोग इसके पहले? ट्रेड बैलेंस। तो ये ट्रेड बैलेंस आ गया। अब ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों बचा है। अब इन दोनों को अगर माइनस करके और हम इसमें प्लस कर दे रहे हैं तो वो बैलेंस ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर नहीं आ जाएगा? मतलब गैर कारक सेवाओं के खाते का शेष निकल गया कि नहीं निकल गया? बात बराबर, बस उसी से निकला हुआ है। आई बात समझ में? इन दोनों को साइड करके इन दोनों को माइनस करके हम प्लस कर दे रहे हैं। किसको? नॉन फैक्टर को। गैर कारक सेवाओं को अगर आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करके लिख रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो बात बराबर है, या तो ये करो या तो ये, दोनों में कोई भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला ट्रेड बैलेंस, दूसरा गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा पैरामीटर जो सरकार निकालती है, क्वेश्चन है इसको रहने दीजिए। तीसरा जो पैरामीटर निकालती है वो इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल सिर्फ ओनली द सर्विस फैक्ट। हमने शुरुआत में सिर्फ गुड्स का निकाला, फिर गुड्स एंड सर्विस का निकाला, फिर अब हम लोग सिर्फ सर्विस का निकाल रहे हैं। और वही कौन सा सर्विस? जो कि इनविजिबल है। ठीक है, तो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विस मतलब जो अदृश्य शेष निकलेगा वो कैसे निकलेगा? गैर कारक सेवाओं का शेष, जो अभी हमने निकाला, गैर कारक सेवाओं का शेष निकाला ना। गैर कारक सेवाओं का शेष कैसे निकाला भैया? एक्सपोर्ट ऑफ गैर कारक सेवा माइनस इंपोर्ट ऑफ गैर कारक सेवा। नॉन फैक्टर सर्विस को एक्सपोर्ट और जब नॉन फैक्टर सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, उन दोनों को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस करने पर हमारा क्या निकल गया? गैर कारक सेवा का शेष। और आय का शेष, आय का शेष का मतलब क्या हो गया? बैलेंस ऑफ इनकम का मतलब यहां पर सिंपल सी बात है, फैक्टर इनकम। हाँ, फैक्टर इनकम कैसे निकालें अभी हम लोग? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम, निवेश निकाले कि नहीं निकाले? अभी हमने निकाला ना भाई बैलेंस ऑफ इनकम, या फिर बोला जाए बैलेंस ऑफ फैक्टर। कैसे निकाले थे? इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। हमने क्या देखा था वहां पर? ऐसे डायरेक्टली मैं लिख देता हूं। हमने देखा था वेजेस, जिसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर रखा गया। ठीक है, प्लस क्या आ गया? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये तीनों क्या था हमारा? निवेश आय। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और इसके बाद हमने करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर, व्हाट इज द करंट ट्रांसफर? गिफ्ट, ग्रांट। मैंने अभी बताया था आपको, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, उसके बीच में इनविजिबल अदृश्य, और लास्ट में क्या बताया था? करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर का मतलब जो भी गिफ्ट एंड ग्रांट्स हमने दिया है
और जो भी गिफ्ट एंड ग्रांट हमने प्राप्त किया उन दोनों को माइनस करके, तो ये हमारा क्या निकल गया, इनविजिबल निकल गया। आई बस कौन, हाँ तो इनविजिबल बैलेंस के अंदर ही तो निकले, मतलब एक्चुअल में इनविजिबल बैलेंस निकालने का तरीका है, वो तो इसका पार्ट ही है, तभी तो हम लोग इसको यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, उन दोनों को निकाल के फिर प्लस कर दे रहे हैं कि जितना आया जितना गया उसको हमने प्लस कर दिया तो बैलेंस निकल गया। बैलेंस निकालने का सिंपल सा मतलब एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट कर दो। क्लियर, बारीकी से समझोगे तो। और हाँ एक लास्ट बचा हुआ है क्या, करंट अकाउंट जो बैलेंस है, अगर करंट अकाउंट बैलेंस सिर्फ निकालना हो, क्या सिर्फ करंट अकाउंट बैलेंस, तो वो हम लोग क्या करेंगे भाई, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, हाँ बस। अब आगे देखो भाई, अगर यहाँ पर दो चीज देखा जाए नोट में, देखना ध्यान से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये भाई डिटेल में है तो चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। पहला क्या बोला गया, अगर हम बोले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हमेशा किसमें इंक्लूड किया, पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव साइड में, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव का मतलब कि हमारे देश में पैसा आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, समझे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वस्तु और सेवाओं का निर्यात को सकारात्मक मदों के रूप में दर्ज किया जाता है क्योंकि ये घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के प्रवाह के कारण बनते हैं। तो अगर कोई भी चीज हमारे देश से अगर एक्सपोर्ट हो रहा है विदेश में, तो सिंपल सी बात है कि वो सकारात्मक और क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा क्या हो गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को हमेशा किसमें, वस्तु के सेवा और आयात को किसमें, नकारात्मक पहलू, क्यों, क्योंकि हमारे देश से जो है वो विदेशी मुद्रा बाहर जाता है, तो एक तरीके से वो नेगेटिव रोल प्ले करता है क्योंकि विड्रॉ होता है, जिसको हम लोग हमेशा किसमें, डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहां लिखो ऑल रिसिप्ट, ऑल रिसीट, रिसीट का मतलब प्राप्ति और पेमेंट का मतलब भुगतान। तो जो प्राप्ति है वो हम लोग पॉजिटिव साइड में, और जो भुगतान है, भुगतान आप कभी किसी चीज को मतलब कोई गुड्स और सर्विस लिए उसके ऊपर भुगतान करते हो ना, तो पेमेंट का बात आएगा, तो हस्तांतरण के दौरान के कारण सभी प्राप्ति को सकारात्मक के रूप में दर्ज किया जाता है जबकि भुगतान को नकारात्मक मदों के रूप में दर्ज किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये कभी कभी आता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आ गया कि भाई आप बताइए कि एक कंपनी रिलायंस है, रिलायंस है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है 500 मिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हर साल नेपाल को, ऐसे करके, या नेपाल को छोड़ दो, इसको दूसरा देश ले लेते हैं। दूसरा देश कौन सा ले ले भाई, हाँ बांग्लादेश से याद आया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश में ये पाकिस्तान में तो 300 रुपया पेट्रोल का दाम, 300 पाकिस्तानी रुपये, उन लोगों का तो हालत खराब है भाई। और हम लोग एलपीजी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा भाई, क्या टेंशन लेना है, गैस खत्म हो गया, अरे 20 दिन रॉ मटेरियल खा लो, कच्चा चना खाओ 20 दिन, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हैं स्प्राउट्स खाओ, हाँ और क्या, हाइजीनिक बनो थोड़ा सा, हाइजीनिक, या फिर बोल हाइजीनिक नहीं, हेल्दी, हाइजीनिक क्यों बोल रहे, तो भुगतान को क्या हमेशा नकारात्मक तौर पे, ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन था कुछ, इसको मैं करवाऊंगा पहले, अब पूंजी खाता, ठीक है, पूंजी खाता में समझिए आप, पहला समझ में आ गया भाई, उसमें हमने चारों घटक के बारे में भी पढ़ा और हमने ये भी देखा क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, और बस वहां पर याद रखना है कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व मतलब जो आरक्षित पैसा है, करंट अकाउंट मतलब चालू खाता, और कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। करंट अकाउंट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, या फिर जनरली 2 चीजें, एक या 3 चीजें बोल लो, तो करंट ट्रांसफर एक तरीके से बोल सकते हो, एक आप सर्विस का बोल सकते हो, तो ये सर्विस पार्टी आ जाता है किसका, करंट ट्रांसफर का, लेकिन जनरली आप गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड किया जाता है और उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। उसमें हमने 4 अलग अलग पैरामीटर निकाला, पहला ट्रेड बैलेंस निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला भाई, छूमंतर, ट्रेड बैलेंस निकाला, करंट अकाउंट बैलेंस निकाला, और गुड्स एंड सर्विस बैलेंस निकाला, और एक और क्या निकाला, इनविजिबल बैलेंस निकाला। तो ये 4,
पहला हमने क्या, मर्चेंडाइज, गुड्स एंड सर्विस, जो वस्तु और सेवा का जो बैलेंस है वो निकाला। उसके बाद हमने गुड्स एंड सर्विस दोनों का निकाला। उसके बाद सिर्फ हमने सर्विस का निकाला, और लास्ट में करंट अकाउंट बैलेंस निकाला। करंट अकाउंट बैलेंस मतलब करंट अकाउंट बैलेंस के करंट ट्रांसफर बैलेंस, चलो कुछ तो याद है। अब देखो यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट करता है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बोला भाई, पूंजी खाता बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा घटक, मतलब दूसरा पार्ट है भाई। इसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा भाई, बोरोइंग, उधार का पैसा, और दूसरा क्या होगा, विदेशी निवेश। दो तरीके से पूंजी हमारे देश में आता है, या दो तरीके से पूंजी हमारे देश से बाहर जाता है। या तो हम दूसरे को लोन दे रहे हैं, या तो हम दूसरे से लोन ले रहे हैं, या तो हमारी कंपनीज, हमारे देश की कंपनीज बाहर जाके निवेश कर रही है, या फिर बाहर की कंपनी यहाँ आके निवेश कर रही है, हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बोला मैंने, उधार, जो उधार लिया गया वो दो तरीके से लिया गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंट, दोनों में अंतर है। बोरोइंग उधार दो तरीके का होता है, एक होता है भाई मदद के रूप में दे दे, है कि नहीं, और एक होता है कि हमने उसको लिया है ताकि हम यहाँ कैपिटल जनरेट कर पाए, और उसके लिए मुझे वापस करना पड़ेगा वापस, ऐसा नहीं कि आप घपला करके निकल लेंगे, ठीक है। तो ये बात, तो मतलब क्या, बाहरी वाणिज्य उधार और एक तरीके से बाहरी सहायता। सहायता में आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है, और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में आपको इंटरेस्ट देना होता है और आपको पैसा वापस करना होता है। जैसे हमने मान लो कि 20 लाख या फिर 2 लाख करोड़ जो है हमने श्रीलंका को मदद कर दिया किसी मैटर पर, इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसको एक तरीके से क्या दिया, एक्सटर्नल असिस्टेंस दिया। हो सकता है वैसे ही बहुत सारे देश हैं जो हमारे देश को सपोर्ट करते हैं भाई, उन्होंने हमें एक तरीके से क्या दे दिया कि भाई ये लो 2 लाख करोड़, अभी तुम्हारे इस स्टेट में बाढ़ आ रखा है तो आप उसको राहत के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या यूएन ने दे दिया, या IMF ने दे दिया, या वर्ल्ड बैंक ने दे दिया, तो असिस्टेंट के रूप में। दूसरा क्या होगा कि एक वाणिज्य उधार, वाणिज्य उधार मतलब उसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं यहाँ पर कैपिटल जनरेट के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई, अगर हमने 10,000 करोड़ IMF से लिया ताकि हम यहाँ पर जो है वो रूरल एरियाज में सड़कों को बना सकें, ठीक है, तो एक तरीके से वो कौन सा हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, बाह्य वाणिज्य उधार। उधार समझ में आया, उधार दो तरीके का। सेम उसी तरीके से निवेश जो होता है, विदेशी निवेश दो तरीके का, एक तो होता है FII जिसको हम लोग बोलेंगे विदेशी संस्थागत निवेश, अभी बताऊंगा दोनों का अंतर, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम लोग FDI बोलते हैं, और एक FII। FII निवेश दो तरीके का। अब सोचो बाहर से, अगर बाहर से निवेश यहाँ पर दो तरीके से आ सकता है, या तो वहां का कोई बंदा कर रहा है या वहां की कंपनी कर रही है। तो अगर कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, अमेजॉन की कंपनी ने अपना एक नया यहाँ पर प्लांट लगा दिया या फिर एक पूरा फैक्ट्री खोल दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, FDI, प्रत्यक्ष तरीके से विदेशी निवेश हमारे देश में आया है। और सबसे ज्यादा फोकस जो सरकार का रहता है वो इसी के ऊपर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा FDI आए। अगर ज्यादा FDI आएगा तो ज्यादा विदेशी कंपनी यहाँ पर आएंगी, और ज्यादा विदेशी कंपनी आएंगी तो ज्यादा डॉलर हमारे देश में आएगा, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए लाभदायक होगा, और उससे हमारी करेंसी और भी मजबूत होगी। सिंपल सी बात है। दूसरा कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्ट, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कि जिसे क्या बोलेंगे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी बोलते हैं। पोर्टफोलियो क्यों, क्योंकि मान लो कि बाहर का एक जॉर्डन है, जॉर्डन मतलब जॉर्डन एक बंदा है जो अमेरिका में है, वो एक तरीके से मान लो हमारे देश की कंपनी में, रिलायंस में, उन्होंने मान लो कि 5 लाख रुपए का शेयर ले लिया, मतलब उसने निवेश करा है ना, लेकिन वो एक तरीके से एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में किया है, इसलिए हम लोग उसको संस्थागत निवेश, कि कोई संस्था में निवेश कर रहा है कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि पूरा, एक होता है कि पूरी तरीके से लाके यहाँ पर एक तरीके से निवेश कर दिया, ठीक है, तो पूरी तरीके से निवेश करेगा वो FDI। और अगर क्या हो गया बोलो, अगर सिर्फ इंस्टीट्यूशन में करेगा, संस्था में करेगा, तो वो संस्थागत निवेश। तीसरा जो होता है NRI डिपॉजिट, बाहर से पैसा दो तरीके से तो आता ही आता है मेन तरीके से, तीसरा तरीका कौन होता है, NRI। NRI मतलब जो नॉन रेसिडेंट है, जो बाहर कमा रहे हैं, वो भी पैसा, यहाँ पर बहुत सारे NRI है ना जिनका NRI अकाउंट होता है, जो कि अपने बैंकों में पैसा रखते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो स्विट्जरलैंड में अपना अकाउंट खुलवा के रखे हुए, मतलब वो लोग वहां के लिए क्या हो गए, NRI, मतलब हमारे जैसे पैसा जाके वहां रखा रहा है,
रखा जा रहा है भाई। उसी तरीके से बहुत सारे विदेश में रहने वाले लोग हमारे देश में अकाउंट खुलवाते हैं, जो नॉन रेसिडेंट है इंडिया के, गैर निवासी हैं भारतीय। जो अगर भारतीय को कोई अगर वो गैर निवासी है, अगर वो अकाउंट खुलवा रहा है और यहाँ पर एक तरीके से पैसा रख रहा है, तो वो पैसा इंटरनेशनल मुद्रा में ही तो आएगा। ऐसा थोड़ी कि रुपया में कमा रहा है, वो डॉलर में कमा रहा तभी तो उसका एनआरआई, नहीं तो वो सेविंग अकाउंट और बचत खाता और चालू खाता नहीं खुलवाता है कि नहीं। तो ये बात है। दूसरा है बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई डिपॉजिट को छोड़कर जितना भी बैंकिंग कैपिटल है, बैंकिंग पूंजी, अगर कोई भी एक तरीके से विदेश से जो लाके कोई जमा करके रखा हुआ है एनआरआई डिपॉजिट के अलावा, मान लो कि सोना चांदी वो सब सारी चीज रखे। और पांचवा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, अल्पकालिक व्यापार जो ऋण है, अल्पकालिक जो व्यापार ऋण होगा वो भी आपका इसी में डिनोट किया जाएगा। अभी एक एक कर इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या होगा भाई, पहली बात आपको ये याद रखना है, सॉरी कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में बात ये था हमारा कि एसेट और लायबिलिटी इंपैक्ट हो रहा था, नहीं हो रहा था। संपत्ति या परिसंपत्ति या फिर बोला जाए देयता या लायबिलिटी हमें नहीं देना हो रहा था, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसमें रिकॉर्ड रख रहे थे, ठीक है, और रिकॉर्ड और उससे कोई भी प्रभावित नहीं होता। लेकिन यहाँ भी रिकॉर्ड रख के मतलब कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट एंड पेमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विच कॉज एन इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस। क्यों, सिंपल सी बात है भाई, हम उधार ले रहे हैं बाहर से, हम उधार दे रहे हैं, तो एसेट और लायबिलिटी, अगर हम बाहर दे रहे हैं तो हमें क्या है, एसेट क्रिएट हो रहा है, मान लो कि बाहर निवेश कर रहे हैं तो एसेट हम क्रिएट कर रहे हैं, या मान लो बाहर से हम ले रहे हैं तो उससे हम एसेट तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम लायबिलिटी भी तो जनरेट कर रहे हैं। मतलब देयता मतलब देना, जैसे मान लो कि आपने 5 लाख रुपया बैंक से लिया, तो 5 लाख रुपया बैंक से लिया है, इसका मतलब आपको देना है। और मान लो 5 लाख रुपया लेके आपने कार लिया, जिसको आप कैब ड्राइवर में आप कैब चला रहे हैं, मतलब अपना एक कार लिया, मतलब वो आपके लिए एसेट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई कि नहीं, देयता भी क्रिएट हो, देनदारी भी हो गया कि नहीं, कि आपको वो पैसा वापस करनी है बैंक को। सेम उसी तरीके से अगर बाहर से हमने पैसा लिया है तो हमें उसको वापस भी देना है। अगर मान लो बाहर से पैसा लेके सरकार यहाँ पर एम्स की हॉस्पिटल खुलवाती है, अब एम्स का हॉस्पिटल खुलवाया भाई, या फिर मान लो मेट्रो जो बना है दिल्ली में वो कहीं ना कहीं विदेशी निवेश ही है, या बुलेट जो ट्रेन बन रहा है अभी, ठीक है, तो वहां पर भी विदेशी निवेश है, तो वो कैपिटल जनरेट हो रहा है लेकिन हमें वो पैसा वापस भी करना है। तो यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी दोनों क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी देश की देनदारियां या परिसंपत्तियां बाकी दुनिया के संबंध में या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है, या तो एसेट लायबिलिटी बढ़ गया या तो कम हो गया। अगर हमने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया है, हमने बाहर कम दिया, इसका मतलब हमारी देनदारी ज्यादा है लेनदारी से, मतलब जितना लेना है उससे ज्यादा मुझे देना है, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है ताकि जो है वो समझा जा सके। अब हमने देखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का भाई, कौन कौन सा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट। पोर्टफोलियो को हमने क्या बोला, FII के तौर पर भी देखा, ठीक है, जिसको क्या, पोर्टफोलियो निवेश मूल रूप से विदेशी संस्थागत निवेश को संदर्भित करता है, जब कोई संस्था में कोई विदेश का इंसान इन्वेस्ट करता है या निवेश करता है। तो दूसरा बात, अगर ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेस्ट या घरेलू कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड में दुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा किया गया निवेश है। बाहर के लोग ने, जैसे मान लो चुटकी है, चुटकी अमेरिका में रह रही है भाई, और वो हमारे देश के, अब वो एक तरीके से अमेरिकन सिटीजन है, अब वो हमारे देश की कंपनी में निवेश कर रही है, तो वो निवेश को कौन सा निवेश बोलेंगे, FII, संस्थागत निवेश। और वो हम लोग किस अकाउंट में रखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो एसेट और लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। दूसरा, क्योंकि ये पैसा यहाँ दिए तो हमें देना भी तो है उसको, ऐसा थोड़ी ना कि वो पैसा नहीं जाएगा वहां पर, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे आ जाओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेट्स टू द ओनरशिप ऑफ द इंटरप्राइजेस इन अ डोमेस्टिक, ओनरशिप मिल जाता है यहाँ पर। ओनरशिप का मतलब क्या होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध शेष विश्व द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में उद्यमों के स्वामित्व से है। इसका मतलब जैसे वॉलमार्ट किसका, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट बड़ी कंपनी है, उसका एक पार्ट है फ्लिपकार्ट। जैसे मेटा है ना, तो मेटा का फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों है, तो मेटा के अंदर दो कंपनी, मार्क जकरबर्ग है? हाँ, मतलब एक जनरली बता रहा हूँ, व्हाट्सएप भी है, चलो फेसबुक है, ट्विटर नहीं है। फेसबुक चलाता नहीं, चलाते, गूगली भी नहीं चलाता, गूगल
वो भी नहीं चलाता? पूजा पाठ करते हो? बढ़िया। अब देखो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप हो गया। अब व्हाट्सएप पर भी प्रचार आने लगा भाई, देखे हो? व्हाट्सएप बिजनेस पर प्रचार आने लगा स्टेटस के ऊपर। अगर किसी का स्टेटस देख रहे हो तो वहां प्रचार आना, मतलब वहां भी प्रचार कर सकते हैं आप। तो पैसा कमाने का जरिया है, ठीक है। तो यहाँ मेटा क्या हो गया? अगर मेटा मान लो कि यहाँ पर ना कोई एक बढ़िया सा एक इंस्टाग्राम का ऑफिस खोल रही है, बढ़िया यहाँ से रेगुलेट कर रही है, मतलब वो कंपनी यहाँ पर खोल रही है भाई। या फिर मान लो एप्पल या फिर आईफोन जो है वो अपना स्टोर यहाँ डाल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कौन सा निवेश हो गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब आते हैं एनआरआई डिपॉजिट, जो तीसरा था हमारा। एनआरआई डिपॉजिट क्या है? हाइवर देर इज अ नोट ऑफ, यहाँ पर एक ये सावधानी बरतने वाली बात यहाँ पर यह है कि केवल ऐसे एनआरआई जमा को पूंजी खाते के घटक के रूप में माना जाना चाहिए जो घरेलू अर्थव्यवस्था में किए गए हो। याद रखना है या क्या? ओनली सच डिपॉजिट आर टू बी कंसिडर्ड विच आर मेड इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में या हमारे डोमेस्टिक बैंक में एक तरीके से रखा गया हो। अगर मान लो कि मेरा एक एसबीआई है, एसबीआई मान लो कि नीदरलैंड में भी है, अब वहां इंग्लैंड का बंदा ने नीदरलैंड में पैसा रखा हुआ है, तो वो हमारा पार्ट नहीं, वो एनआरआई डिपॉजिट में नहीं आएगा, बल्कि बैंक हमारा है, लेकिन चूंकि उसका ब्रांच कहाँ है? नीदरलैंड में, और यूके का बंदा रख रहा है, तो वो अलग मैटर चलेगा। लेकिन अगर हमारे देश में अगर एसबीआई है और यहाँ पर कोई विदेश का बंदा आकर एनआरआई जो है वो अकाउंट खुलवा के जो पैसा रख रहा है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है बैंकों का खास करके, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट एक तरीके से आरक्षित के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ऑल्सो नीड टू बी नोटेड दैट मनी सेंट बाय एनआरआई टू देयर फैमिलीज इन इंडिया इज टू बी ट्रीटेड एज, हाँ, एक होता है एनआरआई ने अपना पैसा जमा रखा अपने अकाउंट में, वो किसके अंदर आएगा? ये तो रेमिटेंस हो गया ना। अगर बाहर का एनआरआई जो है जिसको वहां का नागरिक मिल गया, उसके मम्मी पापा जो है वो यहाँ रहते हैं इंडिया में, उन्होंने $20,000 हर महीने वो भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं, वो जमा नहीं कर रहे हैं, वो जमा रखेंगे वो कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर दो चीजें कॉन्ट्रास्ट आई कि अगर वो अपने अकाउंट में जमा रख रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो वो एनआरआई डिपॉजिट के अंदर आएगा, एनआरआई जमा के अंदर आएगा। लेकिन अगर वो एक तरीके से कहां पर भेज रहे हैं बता भाई? अपने फैमिली को भेज रहे हैं, तो वो करंट ट्रांसफर के रूप में, चालू हस्तांतरण के रूप में आएगा, और उसको हम लोग करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एनआरआई डिपॉजिट कहां रखेंगे भाई? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में। हो गया, बहुत बढ़िया। एनआरआई डिपॉजिट करंट अकाउंट, बहुत बढ़िया, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग कैपिटल। अभी हमने बताया चौथा, ये तीसरा था भाई एनआरआई। एनआरआई में याद रखो इधर भैया, एनआरआई अगर डिपॉजिट है उसके अपने खाते में, तो वो हम लोग किस में रखेंगे? कैपिटल पूंजी खाता में, बीओपी के। लेकिन अगर एनआरआई जो है वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को पैसा भेज रहा है, तो वो एक रेमिटेंस के रूप में काम करता है। रेमिटेंस का मतलब प्रेषण, जो बाहर विदेश में कमा रहा बंदा वो अपने फैमिली को पैसा भेज रहा है, और वो हमेशा रेमिटेंस को हमने कहा लिखा था? करंट अकाउंट में। ठीक है, मतलब वो किस में आएगा? चालू खाता में, ना कि पूंजी खाता में, बीओपी के। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर? अब आगे आ जाए बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई। कौन से बैंकिंग कैपिटल होते हैं अदर देन एनआरआई? तो बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैंकिंग पूंजी जो होता है वो पूंजी खाते का एक और घटक होता है, पूंजी खाते का पार्ट है। क्योंकि पूंजी खाता में अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहला क्या पढ़ा? बोरोविंग, बोरोविंग जो उधार लेते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? निवेश, विदेशी निवेश, उसमें दो पढ़ा, एफडीआई, एफआईआई। तीसरा हमने एनआरआई डिपॉजिट पढ़ा, ठीक है, जो गैर नागरिक है। ठीक है, उसके बाद तो तीसरा चौथा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग पूंजी। तो एक घटक है, यह वाणिज्य बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी परिसंपत्ति है। जो फॉरेन एसेट है, विदेशी परिसंपत्ति को अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर रख रहा है, तो वो एक संपत्ति के रूप में रख रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ किसी ने जमीन खरीदा है भाई, ठीक है, और जमीन खरीदा इन द सेंस, और उसको एसेट के रूप में गिरवी रखा हुआ है वहां पर, या फिर मान लो कि सोना चांदी गहना बाहर चलाया, यहाँ पर गिरवी रखा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया? वो एक तरीके से फॉरेन एसेट हो गया।
तो वो हम लोग किसके अंदर रखेंगे, बैंकिंग कैपिटल के अंदर जाएगा। ठीक है, अब जो आते हैं सबसे लास्ट पार्ट जो थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, एक तो करेंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट और एक ऑफिशियल रिजर्व। तो जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, कुल शेष राशि अंततः आरबीआई के आधिकारिक रिजर्व खाते को दिखाई देता है। मतलब आरबीआई के पास कितना एक्चुअल में रिजर्व, मिनिमम रिजर्व कितना रखती है भाई, 200 करोड़, मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां बोला गया क्योंकि आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करता है और देश के सभी विदेशी मुद्रा लेन देन जो है वो आरबीआई के माध्यम से होता है, इसीलिए एक ऑफिशियल रिजर्व की आरबीआई के पास कितना रिजर्व पैसा है उसके हिसाब से तो पता चलता है कि हमारे देश में कि भाई मान लो कि 50 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व है आरबीआई के पास मान लो, तो इसका मतलब इतना पैसे जो है वो इतना का हम लोग एक तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। इसीलिए अभी जैसे क्रूड ऑयल है या फिर एलपीजी, क्योंकि एलपीजी सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वहां से आता है भाई, 90% एलपीजी उसी रास्ते से आता है, तो इसीलिए वहां चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन वो भी एक तरीके का अभी पहला कंसाइनमेंट जो है वो आया है भाई क्रूड ऑयल का, उसी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, तो एक तरीके से वो अच्छी बात है कि भारत में आया, क्योंकि भारत से मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से यहाँ पर बंबई तक आने में कोई भी शिप को लगभग 53 से 54 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर ढंग से चला तो वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि वो नजदीक है और उतना ज्यादा परेशानी नहीं। लेकिन यही है कि पाकिस्तान और क्योंकि पैसा देना होता है ना भाई, अब आपके पास पैसा ही नहीं विदेशी मुद्रा तो आप कैसे खरीदोगे, हमारे पास तो रिजर्व अच्छा खासा है, 700 कुछ बिलियन डॉलर का रिजर्व है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन एक बात और है कि जैसे हमारे यहाँ 3 महीने का रिजर्व है या 2 महीने का 74 दिन का क्रूड ऑयल का रिजर्व है। ठीक है, लेकिन अगर चाइना का बात किया जाए 74 दिन का, चाइना जो है 9 महीने का रिजर्व रखा हुआ है, जबकि कितना पॉपुलेशन है, 9 महीने का मतलब अगर कहीं भी बंद भी होगा तो 9 महीना वो वैसे, और 9 महीने क्या उसको 12 महीने कर सकता है वो खींच के उसको, समझ रहे हो। तो अभी धीरे धीरे हमें और भी एक तरीके से संकट धीरे धीरे आ रहा है, जिससे हमें और भी चीजों को इम्प्लीमेंट करके हमारा रिजर्व बढ़ाना चाहिए। जैसे एलपीजी है तो एलपीजी से स्विच होकर हमें एक तरीके से कुछ सोलर प्लेट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाना चाहिए, घरों घरों में जो खाना वगैरह उसी से बने, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ धूप की तो कमी है नहीं, तो सोलर विंड एनर्जी से इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है, अब देखो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट अब आ गया तीनों चीज। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कब होगा, जब करंट अकाउंट और जब हम कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर व्हेन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व को हम लोग पार्ट नहीं रख रहे हैं, और जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस निकलता है, अधिशेष निकलता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।